हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज हम फिर से लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक और अनदर प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके जो 16 जुलाई 2021 में वन द रो का एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। तो आज की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज के आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो हमें बताना है कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पोस्चर और बैलेंस के को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर है सेरेबेलम, इसका राइट आंसर होगा। अब सेरेबेलम की बात करें तो ये क्या है, ब्रेन का या फिर बोल सकते हैं जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। और इसका मेन फंक्शन ही क्या होता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स हो गए उनके बैलेंस को मेंटेन करना, उनमें कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेरेबेलम ही क्या करता है, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। वहीं अगर हम मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो ये हमारी बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हो गई उनको कंट्रोल करेगा, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसको मेंटेन करेंगे। वहीं अगर हम बात करें थैलेमस की तो थैलेमस क्या करता है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करेगा। और थैलेमस की बात करें तो थैलेमस आप सभी को पता है, थैलेमस को हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं हमारी बॉडी का। ये क्या करता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी। साथ में हाइपोथैलेमस को हम हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, स्लीप सेंटर या फिर इमोशन सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन सबको भी रेगुलेट करने का काम करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। तो हमें बताना है कि ल्यूकोसाइट को हम और क्या बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन आएंगे या फिर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आएगा उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या है, एक फिल्टरिंग यूनिट है जो क्या करता है, किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करेगा। प्लेटलेट की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या करता है, एचबी की हेल्प से ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। इसमें पूछा गया ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल को, श्वेत रक्त कोशिकाओं को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। तो हमें इसमें बताना है कि जो ब्रेन है उसकी आउटर या फिर जो बाहरी कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्रेन होता है, ब्रेन की मेन 3 लेयर होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन की कवरिंग भी बोल सकते हैं या फिर मेनिंजेस बोलते हैं। अब इन मेनिंजेस का काम क्या होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग। और ये कितनी होती है, 3। तो इसमें जो पहली होती है वो होती है ड्यूरामीटर, उसके बाद आती है हमारी आर्केनॉइड स्पेस और थर्ड आ जाती है पायोमीटर। अब ये ड्यूरामीटर ही क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ब्रेन की, जो कि टफ होगी, फाइब्रस होती है और बोल सकते हैं हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी कवरिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है कि आउटर कवरिंग कौन सी है ब्रेन की। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जो ड्यूरामीटर होती है वही क्या है, ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फुल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड। तो हमें बताना है कि अगर कोई एक सिंगल सेल है या फिर कोई एक्सप्लांट है, उससे अगर फुल प्लांट बन जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी टोटेपोटेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें टोटेपोटेंसी की तो उसका मतलब क्या होता है कि जब भी क्या है, एक सिंगल सेल डेवलप करेगी और एक कंप्लीट हम बोल सकते हैं या फिर फुली फंक्शनल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एक्स प्लांट की ऐसी एबिलिटी जिसके बाद वो क्या करेगी, एक पूर्ण विकसित पौधा बना देगी, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, टोटेपोटेंसी बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें माइक्रो प्रोपगेशन की तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके एक पौधे को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वहीं हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, जो प्लांट सेल्स है या फिर हम बोल सकते हैं जो प्लांट के टिश्यूज हो गए, सेल्स हो गए, उनको न्यूट्रेंट मीडिया में रखकर स्टाइल कंडीशन में उनको ग्रो करवाते हैं। और एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर क्या है कि शहद के उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बॉडी रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हमें इसमें बताना है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है वेस्ट मटेरियल के एग्जिट के को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एनल स्पिंचर इसका राइट आंसर होगा। एनल स्पिंचर की बात करें तो ये क्या होता है, एक मस्कुलर रिंग होता है, मेनली ये क्या है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ठीक है। और ये जो रेक्टम होता है रेक्टम के एंड में प्रेजेंट होता है और इसी का काम क्या होता है, स्टूल को बॉडी से बाहर करना। ये क्या करेगा, जितना भी वेस्ट है या फिर स्टूल है उसको बॉडी से बाहर करने का काम करेगा। वहीं अगर हम पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम क्या है, हार्ट की कवरिंग है। और बोल सकते हैं कि अब हार्ट की बात करें तो हार्ट की मेनली 3 कवरिंग होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर लेयर और मायोकार्डियम को हम मिडिल लेयर बोलते हैं और पेरिकार्डियम को हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर। वहीं रेटिना की बात करें तो रेटिना क्या होता है, आई का लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जो कि आई के बैक पार्ट में प्रेजेंट होती है और इसी में क्या होता है, इमेज बनेगी। और लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होगा और मेनली ये भी हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। लेकिन जो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम कर रहा है या फिर वेस्ट के एग्जिट को रेगुलेट कर रहा है वो क्या है, एनल स्पिंचर, जो कि किसका पार्ट है, रेक्टम का पार्ट है या फिर हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच बॉडी सिस्टम विल फर्स्ट गेट अफेक्टेड ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो हमें बताना है कि एयर पोल्यूशन से सबसे पहले बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा एयर पोल्यूशन से, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वही हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, एयर में जितना भी पोल्यूशन होगा जब उसको इनहेल करेंगे तो मेनली सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर में जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा और उसी को सबसे पहले अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, what is the dark muscular diaphragm structure found behind the cornea that control the pupil size। तो हमें बताना है कि जो पुतली के आकार को नियंत्रित करने के लिए कॉर्निया के पीछे एक डार्क कलर का डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आइरिस इसका राइट। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आइरिस, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आइरिस, जो कि मेनली किसके पीछे प्रेजेंट है, कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है। ये कॉर्निया वाला लेयर है और कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड क्या है, आइरिस प्रेजेंट है। अब ये आइरिस क्या होता है, एक डार्क कलर का सर्कुलर मस्कुलर डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होगा और ये क्या करता है, प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होगा, आई में नियंत्रित मात्रा लाइट की जा पाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, जितने भी विजुअल सिग्नल्स होते हैं उनको कैरी करेगी और रेटिना से ब्रेन में भेजने का काम करेगी, जिसके बाद इमेज हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर रेटिना की बात करें तो रेटिना क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये क्या एक लाइट सेंसिटिव लेयर होती है आई की, जो आई के ठीक पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इमेज को बनाने का काम करेगी। और सिलेरी मसल्स की बात करें तो सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, आई लेंस की शेप को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आई लेंस को क्या करता है, क्लियर देखना होता है तो ये क्या करेगी, आई लेंस की शेप को मेंटेन करेगी कि कब उसे आई लेंस की शेप को बढ़ाना है और कब कम करना है, जिससे क्या होगा, जो इमेज होगी वो क्लियर दिखाई देगी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आइरिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर द फेलोपियन ट्यूब इज टाई एंड कट। तो हमें बताना है कि एक ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम जो फेलोपियन ट्यूब है उसको बांध के काट देते हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ट्यूबेक्टमी इसका राइट आंसर होगा। अब ये ट्यूबेक्टमी की बात करें तो ये क्या है, एक परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, जिसमें हम क्या करते हैं, परमानेंट बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी, और मेल में इसको हम बोलते हैं वसेक्टमी, या फिर हम इसको फीमेल स्टेरिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन। और ये क्या है, परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट के टाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो एग है वो आगे पास ना हो पाए, ठीक है। अगर वेसेक्टमी की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, वास डेफरेंस को कट करके बांध देते हैं, जिससे क्या है, आगे सीमन का प्रोडक्शन ना हो पाए। वहीं अगर हम ऑप्शन बी की बात करें कि इंसर्शन ऑफ कॉपर टी, तो ये क्या है, टेम्पररी मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, जिसमें हम कॉपर टी को इंसर्ट कर देते हैं। वेसेक्टमी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और ऑप्शन डी की बात करें इंसर्शन ऑफ लाइपस लूप, तो ये भी क्या है,
टेम्परेरी मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ठीक है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी या फिर फीमेल स्टेरिलाइजेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कुकम्बर मोजाइक डिजीज इज कॉज बाय। तो हमें बताना है कि जो खीरे में मोजाइक डिजीज होती है वो किसके कारण होती है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वायरस। वायरस के कारण क्या होता है, कुकम्बर मोजाइक डिजीज देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या होगा, जो खीरा होता है, खीरे में आपको ये आप देख सकते हैं, ठीक है। खीरे में क्या होता है, जो खीरे की पत्तियां हो गई, खीरा हो गया, वो हल्के गहरे रंग का हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा पीला आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसके कारण क्या होगा, जो प्लांट होते हैं उसकी वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर मोजाइक जैसा आपको देखने को मिल सकता है। जो फ्रूट हुआ है उसका भी, और साथ में जो पत्ते हैं, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा, मोजाइक जैसा देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वायरस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमें एलिमेंट्री कैनाल के आउटर मोस्ट लेयर का बताना है कि वो कौन सी है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सिरोसा। सिरोसा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब अगर हम सिरोसा की, जो मेनली हमारे एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसकी 4 मेन लेयर्स होती है। पहली होती है सिरोसा, दूसरी होती है मस्कुलैरिस, तीसरी होती है सबमुकेसा और लास्ट वन होती है हमारी म्यूकोसा। अगर हम सिरोसा की बात करें तो सिरोसा क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है और मेनली कहते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। उसके बाद मिडल वाली हमारी 2 लेयर होती है, एक तो मस्कुलैरिस और दूसरा सबम्यूकेसा। अब मस्कुलैरिस लेयर की बात करें तो ये स्मूथ मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं उनकी बनी होगी और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं अगर हम बात करें सबम्यूकोसा की तो सबम्यूकोसा क्या होते हैं, ये भी मिडल लेयर ही है, लेकिन ये क्या होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी और इसमें ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फ ऑर्गन हो गए, लिम्फ्स हो गए और नर्व प्रेजेंट होती है। और लास्ट होती है इनर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं, जो मेनली क्या करती है, सिक्रीशन या फिर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। तो ये कहती है 4 लेयर या फिर 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और अगर हम बात करें आउटर मोस्ट कवरिंग की तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होगी, सिरोसा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। तो हमें बताना है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेरी सहेली है, गर्भ निरोधक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो किसने डेवलप की। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI ने जो मेरी सहेली नामक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको डेवलप किया। अब अगर हम बात करें मेरी सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव की तो ये क्या है, एक फर्स्ट नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और इसके क्या है, कुछ मेन फीचर होते हैं जिसके कारण ये सेफेस्ट ड्रग बन जाती है। अब अगर हम मेरी सहेली की बात करें तो ये क्या है, एक सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, अफोर्डेबल होती है बहुत ज़्यादा, इसके बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और इसकी जो डोज होती है वो भी क्या होता है, वीक में सिर्फ एक ही बार आप लेने की नीड पड़ती है। मेरी सहेली की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोक्रोमिक नाम का एक केमिकल होता है वो इसमें दवाई के रूप में यूज किया जाता है जिसके कारण ये क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, ठीक है। तो अगर मेरी सहेली की बात करें तो किसने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच अमंग द फॉलोइंग यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। तो हमें बताना है कि जो अपच है, ठीक है, या फिर इंडाइजेशन है, उस टाइम पे हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी एंटासिड हम अपचन के लिए या फिर इंडाइजेशन के लिए यूज करते हैं। एंटीसेप्टिव की बात करें जितने भी बैक्टीरियाज हो गए उनके अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक की बात करें तो ये पेन रिलीफ के लिए हम यूज करेंगे और एंटीबायोटिक की बात करें तो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट वर्क करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी एंटासिड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो हमें बताना है कि ब्लड सर्कुलेशन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे ने क्या किया था, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये विलियम हार्वे क्या थे, एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने 1628 में ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया और उसको एक्सप्लेन किया कि उसका जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। वहीं अगर हम एंटन वॉन लीवेनहॉक की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। वहीं विलियम वाटसन की बात करें तो मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके क्षेत्र में वर्क किया इन्होंने, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया तो ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे इसका राइट आंसर होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मिडल लैमेला इन प्लांट सेल। तो हमें बताना है कि जो मिडल लैमेला होते हैं प्लांट सेल में उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर होगा सीमेंटिंग द एडजेसेंट सेल। अब मिडल लैमेला की बात करें तो मिडल लैमेला क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि पौधे की जो कोशिकाएं होती है उनकी दो एडजेसेंट सेल के बीच में पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि क्या ये दो सेल है और उन दो सेल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिडल लैमेला कर रही है, ठीक है, यानी कि सीमेंटिंग का काम करती है, ठीक है। और अगर हम मिडल लैमेला की बात करें तो ये मेनली जो पेक्टिन होती है उसकी बनी होगी, और ये पेक्टिन क्या होता है, जो पेक्टिन होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो उसको जोड़ने का काम करेगा। साथ में ये क्या करता है, उसके मूवमेंट में भी हेल्प करेगा कि वो मूवमेंट कर पाए, और एक पैडिंग का स्ट्रक्चर भी क्रिएट करने का काम करता है। और अगर हम मिडल लैमेला की बात करें तो उसका मेन फंक्शन ही क्या होता है, दो जो पड़ोसी कोशिकाएं होंगी उनको आपस में बांध के रखना, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी हमारे टिश्यूज हो गए, सेल्स हो गए, उनके स्ट्रक्चर या फिर उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाउंड रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो हमें बताना है कि निम्न में से किसमें जो रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी डाइकॉइड रूट इसका राइट आंसर होगा। अब सबसे पहले अगर हम रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये वे होते हैं जिनमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अलग अलग रेडियल पंक्ति में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक लाइन में ना होकर अलग अलग स्थान में प्रेजेंट होंगे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। और ये मेनली क्या होता है, जो रूट्स होती है, डाइकॉइड रूट्स होती है, उनमें आपको देखने को मिलता है। वैसे तो ये मोनोकॉइड जो रूट होते हैं उनमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी डाइकॉइड रूट इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल इन एरियोलर टिश्यू। हमें बताना है कि जो मास्ट सेल होती है एरियोलर टिश्यू में उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले तो अगर हम एरियोलर टिश्यूज की बात करें तो ये क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप्स है, उसमें भी कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो मेनली स्किन हो गया या फिर ब्लड वेसल्स, नर्व ऑर्गन हो गया, उनके आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, जो ये एरियोलर टिश्यू होते हैं ये मास्ट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजिस को कंटेन करने का काम करते हैं। मास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजिस जो सेल होती है उनको कंटेन करने का काम करते हैं, और यही मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन को सिक्रीट करने का काम करेगी, और ये हिस्टामिन क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच द प्लांट हार्मोन विद देयर फंक्शन। इसमें कुछ प्लांट हार्मोन दिए गए हैं और उनके फंक्शन से हमें उसको मैच करना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब सबसे पहले तो हम अगर ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन का काम क्या होता है, प्रमोट रूट इनिशिएशन, ठीक है। वहीं अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, डिलेड सीक्वेंसिंग में हेल्प करेगा। जैवलिन की बात करें तो जैवलिन क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। और लास्ट अगर हम हिबिस्कस एसिड की बात करें तो ये जो सीड डॉर्मेसी होता है उसको इंड्यूस करने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। तो हमें जो रिलैक्स एक्शन पाथवे उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई स्टिमुलाई आया और उसको किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने। तो रिसेप्टर ने क्या किया, जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट किया। अब वो कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, हीट हो सकता है, कोई सेंसरी इमेज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रिसेप्टर ने क्या किया, जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद वो क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, उस मैसेज को कैरी करेगी, ठीक है, और कहाँ पर लेकर जाएगी, सीएनएस के पास, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, रिसेप्टर, दूसरा स्टेप क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन। अब थर्ड वन क्या होता है कि सीएनएस, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को कैरी किया था वो रिसेप्टर के थ्रू कहाँ पे पहुंचा दिया, सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा दिया। तो थर्ड क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन हो गया, सीएनएस हो गया। अब इस सीएनएस में क्या होगा, जो वो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होगी और उसके बाद वो कहाँ पे चली जाएगी, मोटर न्यूरॉन के पास चलेगी। यानी कि मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को कैरी कर लिया सीएनएस से। यानी कि फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन। और लास्ट में क्या होता है, जो इफेक्टर होता है वो रिस्पॉन्स करेगा, उसको स्टिमुलस प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट मूवमेंट है वो
प्रोड्यूस करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर पहले आई ने क्या किया, पानी को डिटेक्ट किया, प्यास लग रही थी, फिर वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के पास गई, उसके बाद ब्रेन में उस इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसको मोटर न्यूरॉन ने डिटेक्ट किया, रिसीव किया, और उसके बाद इफेक्टर ने क्या किया, अपने हैंड से वाटर के ग्लास को होल्ड किया और अपनी जो थर्स्ट को या फिर प्यास को बुझाया। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले रिसेप्टर आ जाता है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर थर्ड नंबर पे सीएनएस, फिर फोर्थ नंबर पे मोटर न्यूरॉन, और फिफ्थ पे क्या आ जाता है, इफेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सीक्वेंस होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट द कंडीशन इन विच द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ओल्ड पीपल बिकम मिल्की एंड क्लाउडी दैट मे कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो हमें बताना है कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनका लेंस मिल्की या फिर क्लाउडी, धुंधला हो जाता है, जिसके कारण उनको पार्शियल या फिर कंप्लीट विजन लॉस हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी कैटारेक्ट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैटारेक्ट क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेनली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, जो ओल्ड एज होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका जो लेंस होता है वो क्लाउडी या फिर धुंधला हो जाता है, जिसके कारण उनका पार्शियल या कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी कैटारेक्ट या फिर मोतियाबिंद इसका राइट आंसर होगा। वही रिफ्रैक्टिव एरर की बात करें तो इसमें हमारे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आ जाते हैं। ग्लाइकोमा की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो इंट्रा ऑप्टिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और अमाइलोपिया की बात करें तो ये क्या है, लेजी आई है, यानी कि इसमें क्या होगा, ये मेनली बच्चों में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो बच्चों की एक आई होती है वो लेजी हो जाती है, तो उसके कारण क्या है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर भी जनरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि लेंस के क्लाउडी या मिल्की होने की कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, कैटारेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो आज के जो प्रैक्टिस सेट है या फिर सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि दो पी प्लांट थे, दो मटर के पौधे थे, जिसमें से एक पौधा तो राउंड और ग्रीन था, जिसको हमने कैपिटल आर और स्मॉल वाई से डिनोट किया। वहीं दूसरा पौधा क्या था, व्रिंकल था और येलो था, जिसको हमने स्मॉल आर और कैपिटल वाई से डिनोट किया। और इसमें जो F1 जनरेशन थी, यानी कि ये जो सेकंड जनरेशन बनी, ये किससे बनी, F1 जनरेशन से। और F1 जनरेशन कहती है हमारी राउंड एंड येलो, जिसको हमने कैपिटल आर स्मॉल आर से राउंड को दिखाया और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से हमने येलो को दिखाया। इसमें पूछा गया कि F1 के बाद जो F1 जनरेशन या न्यू जनरेशन बनी वो कौन सी होगी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी में जो फर्स्ट है यानी कि क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा, और दूसरी चीज व्रिंकल्ड और ग्रीन होगा। अब देखते हैं हम इसको। सबसे पहले जो ये तो इसमें क्या है, पेरेंट सेल। तो इन्होंने हमें पेरेंट सेल ऑलरेडी दिए थे। पेरेंट सेल क्या है, यहाँ पे राउंड एंड येलो और व्रिंकल एंड ग्रीन के लिए आपको दे रखे हैं जीनोटाइप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हमने F1 जनरेशन प्रोड्यूस की तो क्या लिया हमने, यहाँ से आर वाई ले लिया और यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया। जब इसका फर्टिलाइजेशन या से गैमेट प्रोड्यूस करवाए गए तो हमारी F1 जनरेशन क्या बनी, राउंड एंड येलो बनी। अब F2 जनरेशन को हमें क्या करना है, इन्हीं से सेल पॉलिनेट करवाना है या फिर जनरेट करवाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ या फिर जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या है, यहाँ पे येलो और राउंड एंड येलो पौधे बने, दूसरा व्रिंकल्ड एंड येलो पौधे बने, थर्ड राउंड एंड ग्रीन पौधे बने, और लास्ट हमारा व्रिंकल एंड ग्रीन पौधे बने। और इसके अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो क्या होगा, यानी कि 9 पौधे तो आपके राउंड और येलो होंगे, राउंड एंड येलो, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। ठीक है, और हमारे जो 3 पौधे होंगे वो राउंड होंगे और साथ में ग्रीन होंगे, जिसको हमने डिनोट किया आर आर और वाई वाई से। 3 पौधे क्या होंगे, व्रिंकल्ड और येलो होंगे, जिसको हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर से डिनोट किया, और एक पौधा हमारा व्रिंकल और ग्रीन होगा, जिसको हमने स्मॉल आर और स्मॉल वाई से डिनोट किया। तो अगर हम इसके रेशो की बात करें तो रेशो कितना आ जाएगा, 9:3:3:1, यानी कि 9 पौधे क्या होंगे, राउंड एंड येलो होंगे, 3 पौधे क्या होंगे, राउंड एंड ग्रीन होंगे, 3 ही पौधे क्या होंगे, व्रिंकल एंड येलो होंगे, और एक पौधा व्रिंकल और ग्रीन होगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बी में क्या है, ये सारी ही क्या है, न्यू जनरेशन है, कोई भी इसमें पुरानी जनरेशन नहीं है। अब अगर ऑप्शन ए को देखें हम,
ठीक है। तो ऑप्शन ए में 1 और 3 दिया गया। फर्स्ट की बात करें राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो तो न्यू कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्या है, राउंड एंड ग्रीन, वो क्या है, पेरेंट कॉम्बिनेशन है, यानी कि पुरानी सेल है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि नई सेल बतानी है हमें, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। वहीं अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में जो सेकंड है वो क्या है, राउंड एंड ग्रीन है, और ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या है, व्रिंकल एंड येलो है, यानी कि दोनों ही क्या है, पेरेंट कॉम्बिनेशन है, यानी कि पेरेंट सेल है वो ऑलरेडी, न्यू जनरेशन नहीं है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। और डी की बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला क्या है, राउंड एंड येलो है, जो कि न्यू जनरेशन है, लेकिन स्टिल इसमें फिर थर्ड वाला क्या है हमारा, व्रिंकल येलो है, जो कि पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो F1 जनरेशन की जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई आर, यानी कि राउंड एंड येलो, यानी कि जिसमें भी राउंड एंड येलो आएगा वो हमारे पेरेंट सेल है, वो न्यू सेल्स नहीं है, तो वो इसका राइट आंसर नहीं होगा। हमें इसमें जो F2 जनरेशन बनी है सिर्फ उसी का बताना है हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट क्या होगा हमारा, गोल और पीला होगा, और फोर्थ क्या होगा, झूरीदार हरा। तो आज की सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस।